नमस्कार। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि थोड़ा सा लिबरलाइजेशन करने से एग्रीकल्चर सेक्टर में कंपटीशन बढ़ जाएगा, उसे मजबूती मिलेगी और कहीं ना कहीं किसानों को इसका फायदा होगा। अब किस हद तक ये बात सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में क्या सोचती है, ये आज के द हिंदू एडिटोरियल में हम समझेंगे। आज का द हिंदू एडिटोरियल किसान भाइयों को समर्पित है, डेडिकेटेड है। इसमें आपने अभी सुना होगा, आप न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे होंगे कि किसान एक बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं देश में अलग अलग जगह पर। अगर आज का एडिटोरियल आप पूरा ध्यान से पढ़ते हो तो आपकी वोकैब इंप्रूवमेंट होगी, नो डाउट। ग्रामर के कुछ आप एस्पेक्ट सीखेंगे, नो डाउट। लेकिन इसके साथ ही साथ किसान भाई क्या चाहते हैं सरकार से और सरकार किस टाइप का बिल लेकर आ रही है, उसे पास करवाना चाहती है, ये ऐसी कुछ बातें हैं जिनके बारे में आज आप इस एडिटोरियल से सीखोगे, ताकि आपको पता रहे, आप बिल्कुल अप टू डेट रहें कि क्या चल रहा है देश में। अब सबसे पहली बात कि लिबरलाइजेशन होता क्या है। लिबरलाइजेशन का मतलब है प्राइवेटाइजेशन। और अब ये प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से होगा, और अगर ये ढंग से रेगुलेट नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ, तो जो आज का हमारा टाइटल है वो एकदम सही साबित हो जाएगा। और वो क्या कहता है, मार्केट फेलियर। मतलब आप क्या हो जाओगे, बिल्कुल फेल हो जाओगे, मार्केट में नहीं चल पाओगे। ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आज के एडिटोरियल में 3-4 बातें हैं जिनके आंसर हमें मिलेंगे कि सरकार का यह बिल कितना सही है, कितना गलत, प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है यहां पर इस पर्टिकुलर बिल में, जो राज्य, जो पर्टिकुलर स्टेट जो इसके अपोज में, जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें इस बिल से क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं इसका। ठीक है, इसके पीछे भी हम सीखेंगे कि उन्हें आखिर क्या प्रॉब्लम है इस बिल से। और किसान भाइयों का, एट लास्ट किसान भाइयों का क्या इस पर्टिकुलर बिल से फायदा होगा या नुकसान। और एडिटोरियल अपनी राय भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लास्ट में देगा कि आपको क्या करना चाहिए, इस बिल को कंटिन्यू रखना चाहिए या इसको हटा देना चाहिए या कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहिए। इन सब बातों के बारे में एडिटोरियल में हम सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर का मतलब कि अगर तरीके से ये बिल रेगुलेट नहीं हुआ तो ये क्या कर देगा, मार्केट को फेल कर देगा। और कौन से मार्केट को, जो एग्रीकल्चर का मार्केट है, जो एग्रीकल्चर का बाजार है, उसे खत्म कर सकता है, उसमें फेल हो सकता है। न्यू डील समझते हैं, न्यू डील फॉर एग्रीकल्चर नीड्स। जो डील हो रही है एग्रीकल्चर, नई डील किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, नीड्स, इसे जरूरत है। गुड रेगुलेटेड मार्केट, एक अच्छे रेगुलेटेड मार्केट का मतलब है यहाँ पे एक अच्छा नियंत्रित बाजार। रेगुलेटेड का मतलब अच्छे से आप रेगुलेट करते हो ना किसी चीज को, एक अच्छे नियंत्रित बाजार की जरूरत है। किसको, ये जो नई डील हो रही है इसको। अहेड ऑफ का मतलब होता है, देखो पूरा देखो आप, अहेड ऑफ प्राइवेट कंपटीशन। ये जो प्राइवेट कंपटीशन होगा, मतलब प्राइवेटाइजेशन होगा, इससे पहले। अहेड ऑफ का यहाँ पे मतलब क्या है, इससे पहले, प्राइवेट कंपटीशन से पहले आपको क्या करना होगा, इसे सही तरीके से, इस नियंत्रित बाजार को क्या करना होगा, इस डील को सही तरीके से रेगुलेट करना होगा, लागू करना होगा। अब क्या कहता है समझते हैं, देखिए आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। द एम्बिशियस इनिशिएटिव ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट फार रीचिंग रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर हैज रन इनटू सीवियर वेदर। देखो पहले यहां तक ही समझते हैं हम। द एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। इनिशिएटिव का मतलब है यहाँ पर एक नई तरीके की शुरुआत है, ठीक है ना। एक नई जो एम्बिशियस, जो महत्वाकांक्षी जो इनिशिएटिव वो ला रहे हैं, एक नई शुरुआत जो लेके आ रहे हैं, एक नया काम जो लेके आ रहे हैं, वो ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, नई सरकार जो है ये नरेंद्र मोदी साहब की, टू ब्रिंग अबाउट। अब देखो टू ब्रिंग अबाउट को पहले आप मेंशन कर लो, आगे भी आएगा ये। टू ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन, कोई प्रक्रिया में किसी चीज को शामिल करना, ठीक है ना। टू ब्रिंग अबाउट, कोई नई चीज शामिल कर लेना, नई चीज को लागू करना, ये सब ब्रिंग अबाउट के अर्थ बनते हैं। एक फ्रेज है टू ब्रिंग अबाउट, ठीक है। मैंने अपने फ्रेजल वर्ब के वीडियोस में भी इसको एक बार मेंशन किया हुआ है। तो ये कहते हैं ये जो एम्बिशियस, जो महत्वाकांक्षी जो शुरुआत है नरेंद्र मोदी सरकार की, टू ब्रिंग अबाउट, क्या लेके आने की, मतलब क्या नई प्रक्रिया में शामिल करने की, फार रीचिंग रिफॉर्म। फार रीचिंग रिफॉर्म का मतलब है, फार रीचिंग का मतलब होता है दूरगामी, जो आप काफी दूर तक, मतलब कई बार आप कुछ ऐसा काम करते हो ना जिससे आपको दूरगामी परिणाम मिलते हैं। जैसे द हिंदू एडिटोरियल आप पढ़ रहे हो, इसके क्या परिणाम मिलेंगे, दूरगामी परिणाम इसका ये है कि जिस दिन आप कहीं भी कोई राइटिंग सेक्शन आएगा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट आएगा, वोकैब का कोई हिस्सा आएगा, ठीक है ना, कम्युनिकेशन का कोई पार्ट आएगा, कोई डिबेट आप करते हो किसी के साथ, ठीक है ना, आपको कहीं डिबेट करने का मौका मिले, वहां आप कभी पीछे नहीं रहोगे बाकी बच्चों से, उनसे एक कदम आगे ही रहोगे। यही द हिंदू एडिटोरियल की खासियत है, खूबसूरती है।
तो वो कहते हैं कि फार रीचिंग रिफॉर्म का यहाँ पे मतलब है दूरगामी, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, ठीक है ना, एक दूरगामी सुधार इन एग्रीकल्चर, किसमें, कृषि क्षेत्र में, ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी सरकार का ये जो महत्वाकांक्षी जो प्रयास है, नई जो उनकी शुरुआत है, ये क्या करेगी, एक अपने आप में प्रक्रिया में शामिल करेगी, ठीक है ना, टू मेक समथिंग हैपन। इससे क्या होगा कि ये एक फार रीचिंग, एक दूरगामी, ठीक है ना, सुधार इन एग्रीकल्चर, जो कृषि क्षेत्र उसमें हैज रन इनटू सीवियर वेदर। ये जो उनका एम्बिशियस इनिशिएटिव है ना, ये किस में पड़ चुका है, हैज रन इनटू सीवियर वेदर। देखो एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन होता है रन इनटू बैड वेदर, रन इनटू बैड वेदर, आप मेंशन कर लेना अपनी नोटबुक में, रन इनटू बैड वेदर इडियम कल को आपके एग्जाम में आ जाए, इसका मतलब होता है मुसीबत में पड़ जाना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम में आप अगर आ जाते हो ना, दैट इज रन इनटू बैड वेदर। लेकिन यहां इसने क्या किया, एडिटोरियल ने रन इनटू बैड की जगह पर कौन सा वर्ड यूज किया, सीवियर। सीवियर का मतलब होता है और गंभीर, मतलब बुरे से भी बुरा थोड़ा, सीवियर वेदर। वो किस में पड़ चुकी है, एक मुसीबत में पड़ चुकी है। क्यों पड़ चुका है उनका ये एम्बिशियस इनिशिएटिव, क्योंकि आपको पता है कि विरोध प्रदर्शन जो हो रहे हैं उसका मेनली ओवर फियर्स दैट, अब समझना आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेनली ओवर फियर्स दैट, मतलब जो सबसे प्रमुख, जो सबसे ऊपर उभर कर जो डर आ रहा है वो दैट, वो क्या है, क्यों विरोध हो रहा है, उसका जो डर है ना, उसका वो डर बताया इसने, दैट द फ्री मार्केट फिलोसफी, जो मुक्त व्यापार का जो सिद्धांत है, फ्री मार्केट फिलोसफी का मतलब सिद्धांत, जो मुक्त व्यापार का सिद्धांत है, एट इट्स कोर, मतलब इसके मेन पार्ट में, इसकी जड़ में, कुड स्पेल, वो क्या कर सकता है, परिणाम हो सकता है। स्पेल का मतलब है यहां पे रिजल्ट, कुड स्पेल, देखो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, कुड स्पेल, वो क्या हो सकता है, परिणाम हो सकता है किस चीज का, द एंड ऑफ एमएसपी, एमएसपी के समाप्ति का, एमएसपी के खत्म होने का परिणाम हो सकता है। ये इसकी मेन जड़ में, मतलब ये जो पूरा का पूरा उनका एम्बिशियस जो इनिशिएटिव है, ये एक तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, और ये इसका जो सबसे विरोध प्रदर्शन का जो सबसे मेन खतरा है ना, जो सबसे मेन डर है किसानों को, वो क्या है कि फ्री मार्केट फिलोसफी है, जो मुक्त व्यापार का जो सिद्धांत है ना, उसकी जड़ में वो क्या, इसका क्या परिणाम निकल के आएगा कि एमएसपी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये एमएसपी क्या है, देखो एमएसपी को आप समझो, एमएसपी कहते हैं मिनिमम, जो भी कोई मतलब जैसे आप कह दो कि एक उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कोई भी कम से कम उनको न्यूनतम मूल्य मिलता है कोई भी फसल के पीछे, कि चाहे कोई भी हालत हो जाए, आपको न्यूनतम मूल्य तो इस पर्टिकुलर फसल का मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा एक सिद्धांत होता है, ठीक है ना। तो किसानों को लगता है कि एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो सकता है। प्रोड्यूस दैट, ठीक है ना, produce that has so far been centrally procured by the government। और अब तक ये जो फॉर प्रोड्यूस, देखो ये समझ लो आप, एमएसपी फॉर प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब उत्पाद के लिए, जो भी आप फसल करते थे उस फसल के लिए जो आपको एमएसपी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिलता था ना, जो एक पर्टिकुलर प्राइस निर्धारित था, दैट हैज सो फार, जो अब तक सेंट्रली प्रोक्यूर्ड का मतलब केंद्र के द्वारा उसे क्या किया जाता, प्रोक्यूर किया जाता था, मतलब उसको एक तरीके से खरीदा जाता था, उसकी रक्षा की जाती थी, ठीक है ना, वो खरीदा जाता था बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। भी सरकार क्या करती थी, किसानों को कम से कम इतनी संतुष्टि तो थी कि उनकी पर्टिकुलर किसी भी फसल पे एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तो उनके पास है, उससे नीचे तो नहीं जाएंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां देश में बन जाए। ये मेन डर है किसानों को। अब आगे समझते हैं। एन अलाइड पार्टीज मिनिस्टर, अलाइड का मतलब होता है साथी, ठीक है ना, जो उनकी साथी पार्टी के मिनिस्टर हैं, हरसिमरत कौर बादल, वो कौन है, हरसिमरत कौर बादल जी हैं, अकाली दल की नेता हैं ये, हैज रिजाइंड इन प्रोटेस्ट, जिन्होंने क्या कर दिया है, अपनी कैबिनेट की जो उनका पद था, मंत्री का जो पद था, उसे उन्होंने क्या कर लिया है, रिजाइन कर दिया है, इन प्रोटेस्ट, इस विरोध में। एंड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पुश बैक, देखो उन्होंने तो अपना मतलब उन्होंने कहा कि मैं किसान की बेटी हूं, ठीक है, उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया, त्याग दे दिया, ठीक है ना, रिजाइन कर दिया। एंड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पुश बैक, देखो पुश बैक, देखो पुश का मतलब होता है धक्का मारना, और बैक का मतलब वापस, ठीक है ना, पीछे से, मतलब वो क्या करते हैं, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पुश बैक। और यहां क्या है, एक बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला, पुश बैक का मतलब है धक्का देखने को मिला, फ्रॉम फार्मर्स, किसानों के द्वारा, अगेंस्ट 3 बिल्स, 3 बिल के लिए, किसके विरोध में, 3 बिल के विरोध में किसानों ने क्या किया, एक जबरदस्त नेगेटिव रिएक्शन दिखाया है सरकार को, पुश बैक, स्ट्रॉन्ग पुश बैक, मतलब वो जबरदस्त तरीके से उन्होंने एक तरीके से धक्का दिया है, एक नेगेटिव रिएक्शन दिखाया है फार्मर्स की तरफ से, किसके खिलाफ, 3 बिल है उनके खिलाफ, कौन कौन से अभी चेक करते हैं हम, दैट सीक, ठीक है ना, टू रिप्लेस ऑर्डिनेंस इशूड इन जून,
जो क्या चाहते हैं, ठीक है ना, सीक वर्ड कई बार आ गया, जो वो क्या चाहते हैं, टू सीक, टू रिप्लेस, कि आप रिप्लेस करो, हटाओ, ऑर्डिनेंस इशूड इन जून, जून में जो ऑर्डिनेंस आपने इशू किया था ना उसे हटाओ आप। देखो ऑर्डिनेंस एक बार पहले भी मैं एडिटोरियल में बता चुका हूं आपको, कई बार गवर्नमेंट क्या होती है, देखो कोई भी बिल को पास करना होता है तो राज्यसभा में लोकसभा में दोनों में वो पास होता है, फिर उस पर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, इस हिसाब से कोई बिल जो होता है वो देश में लागू होता है। लेकिन कोई कानून बन जाए मान लो, कई बार क्या होता है कोई कानून कोई बिल जरूरी होता है, ठीक है, तो जरूरी जो बिल होता है उसके लिए क्या करते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में उसे पारित ना करवा के वो डायरेक्ट उस पर क्या होता है राष्ट्रपति के साइन करवा के कोई बिल को पास करवा लिया जाता है, उसे ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ये 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, 6 महीने के दौरान आपको क्या करना पड़ता है, राज्यसभा और लोकसभा से इसे पारित करवाना पड़ता है, फिर तो ये परमानेंट कानून में हो जाएगा। अदरवाइज 6 महीने के बाद ये खुद ब खुद क्या होता है, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब ये फिर मतलब नहीं रहता है। तो किसान भाई क्या कह रहे हैं कि जून में जब सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास करवाया, मतलब जून में, आपको पता है जून में क्या आ चुका था, कोविड-19 था भी, तो जून में उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास करवा लिया था। एक तो सरकार जो किसान भाई है वो ये चाहते हैं कि 3 बिलों की बात हो रही है, पहला यही है, पहली जो डिमांड है उनकी वो यही है। फिर आगे देखते हैं और क्या क्या कहते हैं, ऑन की एस्पेक्ट्स ऑफ द फार्म, ऑन की एस्पेक्ट्स ऑफ द फार्म इकोनॉमी, मतलब कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के जो मुख्य पहलू हैं, की एस्पेक्ट्स का मतलब जो मुख्य पहलू हैं, ऑफ द फार्म इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था के जो मुख्य पहलू हैं उनमें क्या क्या कह रहा है वो, ट्रेड इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज, ठीक है ना, ट्रेड इन, अब देखो ये कमोडिटीज का यहाँ पे क्या मतलब निकल के आ रहा है, ये कहता है कृषि क्षेत्र की वस्तुएं, कमोडिटीज का मतलब होता है वस्तुएं, तो एग्रीकल्चर की जो वस्तुएं हैं उनका जो व्यापार है, एक तो इसमें, मतलब एग्रीकल्चर की जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें उनके अंदर जो व्यापार होता है उसमें, प्राइस एश्योरेंस, जो कीमत का जो एश्योरेंस है, उन्हें जो क्या कह दिया जाता था कि एश्योरेंस है, आप टेंशन मत लो, आपको इतनी तो हमारी बात पक्की है, ठीक है ना, उन्हें एश्योरेंस किया जाता है, उन्हें विश्वास दिलाया जाता है। फार्म सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, और मतलब किसान के क्षेत्र से संबंधित जो भी सर्विसेज होती थी जिनमें क्या शामिल है, कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे ठेके वगैरह जो लागू होते थे, ठीक है ना, किसानों के लिए जो भी ठेके उनके जो इंक्लूड आते हैं इनमें, वो भी एक सर्विस थी किसानों की, मतलब ये किसानों की मांग है। मैं आपको बता दूं, दोबारा समझा देता हूं कि वो जो अगेंस्ट है ना जिन 3 बिलों के, वो 3 बिल में कौन कौन सी बातें की जा रही है कि एक तो उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया था जून में, उसके किसानों की जो पर्टिकुलर कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के मुख्य पहलू हैं उनको, और वो मुख्य पहलू इसने ये बताए हैं कि एग्रीकल्चर कमोडिटी जो कृषि की जो वस्तु है उनका, ठीक है ना, और दूसरा प्राइस एश्योरेंस, कीमत के एश्योरेंस को लेकर के आपको हाँ पक्का इतना पैसा तो मिलेगा, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो भी ठेके वगैरह जमीनों के जो हैं उनके बारे में बात करता है, और सबसे एक और इंपॉर्टेंट है, एंड स्टॉक लिमिट्स, स्टॉक लिमिट्स का मतलब होता है संग्रह की सीमा, ठीक है ना, फॉर एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल कमोडिटीज में जो संग्रह की सीमा है ना वो भी आप क्या करो, निर्धारित करो। इन सब चीजों को लेकर देखो सीधी सी बात है, कोई प्राइवेट व्यक्ति हो जब ये क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे, तो वो क्या करेंगे, मान लो किसी पर्टिकुलर कोई भी एसेंशियल जो कोई फसल है, मान लो उस फसल को उन्होंने क्या किया, अपने पास संग्रह कर लिया, जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा उन्होंने अपने पास संग्रह कर लिया उसका, अब वो उसे मार्केट में नहीं लेके आ रहे, तो क्या होगा, उसकी कीमत खुद ब खुद नहीं बढ़ जाएगी क्या, तो किसान इसका विरोध कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये दिक्कत है, ये गलत है उनके लिए, ठीक है ना, तो स्टॉक लिमिट फॉर एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है ना, संग्रह की जो लिमिट वो बना रहे हैं ना कमोडिटीज के लिए, जो कुछ एसेंशियल का मतलब जरूरी जो वस्तु है उनके लिए, ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों का वो विरोध कर रहे हैं। अब देखो आगे क्या कहता है, द ऑपोजिशन टू द बिल्स, द ऑपोजिशन टू द बिल्स का मतलब ये बिलों का जो विरोध है खासकर किसको लेकर, देखो पर्टिकुलरली ऑन ट्रेड, व्यापार को लेकर ये जो बिलों का विरोध हो रहा है, पर्टिकुलरली मतलब विशेष तौर पर, मुख्य तौर पे ये है ऑन ट्रेड, व्यापार को लेकर, फ्लोज फ्रॉम द पोजीशन, ये फिर एक फ्रेज आई है यहाँ पे, फ्लो फ्रॉम द पोजीशन, ठीक है ना, फ्लो फ्रॉम समथिंग, फ्लो फ्रॉम एनीथिंग, ठीक है ना, फ्लो फ्रॉम का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है ना, कोई नेगेटिव रिजल्ट होता है, ठीक है ना, तो ये जो है फ्लो फ्रॉम द पोजीशन, ये जो स्थिति है इसकी जो परिणाम जो निकला है ना, कौन सी स्थिति, विरोध की स्थिति, कहता है जो बिलों का जो विरोध हो रहा है और खासकर व्यापार को लेकर इसकी जो ये स्थिति बनी है, ये परिणाम है किसका परिणाम है, किसकी वजह से ये स्थितियां हुई है, किसकी वजह से विरोध हो रहा है, आर्टिकुलेटेड बाय पंजाब, ये आर्टिकुलेटेड किया गया है किसके द्वारा, पंजाब के द्वारा। आर्टिकुलेटेड का मतलब होता है किसी को आप अपने हिसाब से किसी चीज को बनाओ ढालो, तो यहां हम एडिटोरियल में कह सकते हैं कि पंजाब की एक मुखर आवाज का मतलब ये सारा का सारा जो विरोध हो रहा है ये परिणाम है किसका, पंजाब की मुखर आवाज का। मुखर आवाज का मतलब उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया कि ये गलत हो रहा है किसानों के साथ। दैट एग्रीकल्चर एंड मार्केट्स आर स्टेट सब्जेक्ट्स, देखो पंजाब क्या कहता है कि एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है ना, एग्रीकल्चर एंड मार्केट्स, ये एग्रीकल्चर हुआ, कृषि से संबंधित जो भी बाजार है ना, ये आर स्टेट सब्जेक्ट्स, ये किसके विषय हैं,
राज्यों के विषय। आपने कई बार पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा समवर्ती सूची, राज्य सूची और जो ठीक है ना, ऐसी जो सूचियां होती हैं उनमें कई ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जो राज्यों के पास उनके अधिकार रहते हैं, कई ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अधिकार केंद्र सरकार के पास रहते हैं, और कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास शामिल रहते हैं। तो ये कहते हैं कि ये एग्रीकल्चर वाला जो मार्केट है ना, ये किसका सब्जेक्ट है? ये है स्टेट का। एंड देयर शुड बी नो टिंकरिंग विद, क्या नहीं होना चाहिए? टिंकरिंग विद का मतलब है किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। टिंकरिंग विद, टिंकरिंग के साथ विद प्रेपोजिशन है। टिंकर का मतलब होता है किसी को आप मतलब जिसमें थोड़ा बहुत भी क्या करो, ऊपर नीचे करो, कोई भी प्रॉब्लम्स करो उसमें, ठीक है ना, कोई भी उसमें चेंजेस करो, दैट इज टिंकरिंग। तो किसी तरीके की कोई उसमें क्या नहीं करने, आपने चेंजेस नहीं करने, ठीक है ना, छेड़छाड़ नहीं करनी। विद द एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी, उसके साथ। एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो बनी हुई है, जिन्हें आप एपीएमसी कह सकते हो, कृषि उत्पादों को लेकर जो बाजार में जो कमेटियां बनी हुई है ना, ये सब किसके सब्जेक्ट हैं? राज्य सरकार के। इनके साथ आपने क्या नहीं कर सकते, किसी तरह कोई इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दैट फॉर्म द बैकबोन ऑफ, दैट फॉर्म द बैकबोन ऑफ, अब देखो ये क्या है? रीढ़ की हड्डी है, किसकी? द एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, जो व्यापारिक व्यवस्थाएं हैं, जो व्यापारिक व्यवस्थाएं बनी हुई है ना, कौन सी बनी हुई है? एपीएमसी। ये क्या है? अपने आप में रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, ठीक है ना। एपीएमसी वगैरह जो ये हैं, ये अपने आप में एक बैकबोन है, कृषि आधारित जो संगठन है, जो क्षेत्र है इनका। और इनके साथ आप क्या नहीं कर सकते? छेड़खानी नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम इनके साथ नहीं कर सकते। सेवरल स्टेट्स, कई स्टेट ऐसे हैं, राज्य हैं, हैव ऑलरेडी लिबरलाइज्ड, जिन्होंने क्या करती है? उदार की नीति एग्रीकल्चर मार्केटिंग में लिबरलाइज्ड कर दी है, मतलब ये उदार की नीति उन्होंने क्या कर दी है? लागू कर दी है। अमेंडिंग दियर एपीएमसी एक्ट, अमेंड का मतलब अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करना, ठीक है ना, कुछ सुधार करना, नई चीजें ऐड करना, कोई चीज कम करना, कोई ज्यादा करना, उन्होंने सुधार किए अपने एपीएमसी एक्ट के अंदर भी। एंड सम हैव अलाउड, और कुछ ने, सम हैव, कुछ ने अलाउ भी कर दिया है, रेगुलेटेड प्राइवेट कॉमर्स इंक्लूडिंग डायरेक्ट मार्केटिंग, और कुछ ने क्या कर दिया है? अलाउ कर दिया, रेगुलेटेड, ठीक है ना। अब कईयों ने क्या कर दिया? रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है? नियंत्रित निजी व्यापार को। रेगुलेटेड प्राइवेट कॉमर्स का मतलब है, रेगुलेटेड का मतलब नियंत्रित निजी जो कॉमर्स है, ठीक है ना, जो निजी जो व्यापार है, ठीक है ना, इनको क्या कर दिया? उन्होंने अलाउ कर दिया, निजी व्यापार को उन्होंने अलाउ कर दिया, इंक्लूडिंग डायरेक्ट मार्केटिंग। इसमें क्या शामिल है? डायरेक्ट मार्केटिंग भी। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पे डायरेक्ट मार्केटिंग बता देता हूं कि ये क्या है। देखिए, डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या निकल के आता है? कोई किसान भाई है, वो क्या कर सकता है, या फिर सामने जो भी व्यापारी है वो डायरेक्ट किसान से संपर्क कर सकता है, या किसान उस पर्टिकुलर व्यापारी से, ठीक है ना, वो आपस में क्या कर सकते हैं? डील कर सकते हैं किसी भी अपनी फसल की कीमत को लेकर, उसको बेचने को लेकर, खरीदने को लेकर। ये कह रहा है कि कुछ ऐसे सेवरल स्टेट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस उदार की नीति को क्या कर दिया? रेगुलेट कर दिया है, लागू कर दिया है। एपीएमसी एक्ट के अंदर कुछ संशोधन भी किए हैं, और कईयों ने ये क्या किया? रेगुलेट किया है। और डायरेक्ट मार्केटिंग को भी उन्होंने, इसमें क्या? डायरेक्ट मार्केटिंग भी शामिल है। अब देखो क्या फिर इसका फायदा नुकसान है वो बताता है। यट फिर भी प्रोविजंस इन द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, ये भैया इस पूरे बिल का नाम है, ध्यान रखिएगा, ये इस बिल का नाम है। कौन सा? ये है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है ना, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। कल को एग्जाम में यही आ जाए उस बिल का नाम क्या था, ठीक है ना। तो किसानों के प्रोड्यूस को लेकर, मतलब उत्पाद को लेकर, फसलों को लेकर, जो ट्रेड है, ट्रेड का मतलब व्यापार जो है, एंड कॉमर्स का मतलब जो उनकी व्यवस्थाएं जो है, इनके प्रमोशन को लेकर, और फैसिलिटेशन मतलब ये जो 2020 का बिल है, ये क्या करता है आगे पूरा बताएगा। प्रोवाइडिंग फॉर अनफेटर्ड, प्रोवाइडिंग फॉर अनफेटर्ड मतलब इसमें क्या रखा गया है? मुक्त व्यापार को। देखो मैं आपको समझाता हूं। प्रोवाइडिंग फॉर अनफेटर्ड कॉमर्स इन डेजिग्नेटेड ट्रेड, इसमें क्या रखा गया है? एक तरीके से मुक्त व्यापार को रखा गया। देखो फेटर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को आप काबू में कर लेते हो, ठीक है ना। तो अनफेटर्ड का मतलब बिल्कुल फ्री, ठीक है ना। अनफेटर्ड मुक्त व्यापार, अनफेटर्ड कॉमर्स का मतलब मुक्त व्यापार को एक तरीके से रखा गया। किस में रखा गया? 2020 के इस बिल में रखा गया मुक्त व्यापार को। डेजिग्नेटेड ट्रेड, डेजिग्नेटेड ट्रेड का मतलब यहां पे कुछ पर्टिकुलर ऐसे व्यापार होंगे। ट्रेड का मतलब है यहां पे कुछ ऐसी फसलें होंगे। ट्रेड का यहां पे मतलब है फसलें। किसानों के लिए तो व्यापार क्या है? फसल ही व्यापार है। तो कुछ ऐसी फसलें हैं, डेजिग्नेटेड का मतलब कुछ विशेष, कुछ ऐसी विशेष फसलें हैं जिन्हें डेजिग्नेटेड रखा गया है। एरियाज आउटसाइड एपीएमसी जुरिस्डिक्शन विदाउट लेवी ऑफ एनी फी,
मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि इस मुक्त व्यापार को इसमें रखा गया, 2020 के इस बिल में मुक्त व्यापार को रखा गया है और कुछ खास फसलों को रखा गया है जिन पे क्या नहीं होगा, विदाउट लेवी एंड फी, कोई भी किसी तरीका, लेवी का मतलब होता है टैक्स, किसी तरीके का उस कीमत पर कोई टैक्स, उस फीस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कोई फीस नहीं लगाई जाएगी, ठीक है ना, उस बिल में। कौन से बिल में? इस 2020 के इस बिल में। एंड मोर जनरली, अगर और आपको सामान्य तरीके से, और भी सामान्य तरीके से अगर आपको बात कही जाए, समझ में आ गया होगा आपको यहां तक, वो ये कहते हैं कि इस पर्टिकुलर बिल में, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया है, एक मुक्त व्यापार की बात कर रहे हैं वो, कि इसे प्रोवाइड करवाएंगे कुछ पर्टिकुलर फसलों के ऊपर, ठीक है ना। एपीएमसी के जो क्या होंगे, जुरिस्डिक्शन से क्या होंगी, बाहर होंगी, ठीक है ना, वो इस किससे बाहर होंगी, एपीएमसी के जुरिस्डिक्शन से, उसके न्याय क्षेत्र से, जुरिस्डिक्शन का मतलब न्याय क्षेत्र से बाहर होंगी, और विदाउट लेवी और एनी फी, उन पे किसी तरीके कोई चार्जेस, कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और मोर जनरली, और भी अगर आसान तरीके से हम समझे इस बात को, मोर जनरली एम्पावरिंग द सेंटर टू इशू ऑर्डर्स टू स्टेट इन फर्दरेंस ऑफ द लॉज ऑब्जेक्टिव। समझना आप इस बात को, एम्पावरिंग का मतलब होता है और भी थोड़ा शक्तिशाली बना देना, ताकत डाल देना, ठीक है ना। ई एम जब कभी किसी पर्टिकुलर वर्ड के पीछे लग जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ई एम और एक होता है ई एन भी होता है, ठीक है ना, ये लग जाता है ना, तो उसको कंटिन्यूटी में ला देते हो। तो पावरिंग का मतलब, पावर का क्या मतलब होता है, ताकत, और एम्पावरिंग का मतलब ताकत देना, ठीक है ना। तो एम्पावरिंग द सेंटर, सेंटर को ताकत मिलेगी टू इश्यू ऑर्डर्स, ठीक है ना। टू इश्यू ऑर्डर्स का यहां पे देखो क्या मतलब बना है, कि देखो पूरी लाइन समझो, टू इश्यू ऑर्डर्स टू स्टेट इन फर्दरेंस, ठीक है ना। देखो फर्दरेंस का यहां पे क्या मतलब है, आगे आने वाले, ठीक है ना, जो भी आगे आने वाले जो भी कानून होंगे, जो भी चीजें होंगी, फर्दरेंस आगे आने वाली जो चीजें होंगी, ऑफ द लॉज ऑब्जेक्टिव हैव अलार्म्ड स्टेट्स। अब समझो आप इस लाइन को और आसान भाषा में, मोर जनरली अगर और सिंपल तरीके से समझें, तो ये क्या होगा, यहां पर एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसके पास इतनी पावर आ जाएगी कि वो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकेगी, ठीक है ना, ऑर्डर दिए जा सकेंगे, जिससे कि कानून के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, ठीक है ना। लॉज ऑब्जेक्टिव, कानून के ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, आपके टारगेट, आपके उद्देश्य है, कि आगे आने वाले जो भी कानून के जो उद्देश्य होंगे ना, उन्हें आप क्या कर सको, प्राप्त कर सको। और ये सेंटर क्या करेगी, इशू करेगी ऑर्डर, किसको, टू स्टेट, राज्यों को ये ऑर्डर दे सकेगी, ठीक है ना। आगे आने वाले जो भी कानून के जो भी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे ना, उनको पूरा करवाने की ताकत किसके पास होगी, सेंटर के पास होगी। हैव अलार्म्ड स्टेट, और इसी ने क्या कर दिया है, अब ध्यान से समझना आप, हैव अलार्म्ड, और इसी ने क्या कर दिया है, जो स्टेट है उनको अलार्म कर दिया, अलार्म का मतलब सचेत कर दिया, कि अरे भैया ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमसे पावर छीन रहे हैं। अभी तो ये मानते हैं कि स्टेट का मतलब ये जो एग्रीकल्चर फील्ड जो है, ये किसका हिस्सा है, किसका सब्जेक्ट है, स्टेट्स का, राज्यों का। लेकिन अब यहां पर इस बिल के आने से क्या होगा, कि आगे आने वाले जो भी कानून के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना, इन पे ऑर्डर देने का काम, आगे जो इन पे ऑर्डर देने का काम होगा, फर्दरेंस का मतलब आगे आने वाले इन पर जो भी कानून के ऑब्जेक्टिव्स, इन पे ऑर्डर देने का काम किसके हाथ में आ जाएगा, एम्पावरिंग द सेंटर, सेंटर के पास ताकत आ जाएगी। और इसने किसको अलार्म्ड कर दिया, मतलब सचेत कर दिया, स्टेट्स को, राज्यों को। A challenge has been mounted by राजस्थान। अब एक और चैलेंज है, ठीक है ना, एक चैलेंज आ गया है, किसके द्वारा, माउंटेड बाय राजस्थान, जो किसके द्वारा बढ़ाया गया है, राजस्थान के द्वारा। देखो माउंटेड बाय, माउंट का मतलब क्या होता है, चोटी, मतलब और ऊंचा चढ़ना पड़ेगा, और एक मुसीबत ला दी, ठीक है ना, ऐसे वर्ड्स बनते हैं, ठीक है ना, ऐसे वर्ड्स आपके एग्जाम में आते हैं। तो माउंटेड बाय राजस्थान, राजस्थान के द्वारा एक और चैलेंज बना दिया गया, मतलब एक मुसीबत और बढ़ा दी गई है, ठीक है ना। वो क्या है, देखो इसको बताया, एक दबाव बढ़ाया है राजस्थान के द्वारा, किसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। डिक्लेयरिंग सेंट्रल वेयर हाउसेज एज प्रोक्योरमेंट सेंटर्स। अब समझो यहां पे आप, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि उन्होंने डिक्लेयर किया, किसने, राजस्थान ने, कि सेंटर ने जो है ना, सेंट्रल वेयर हाउसेज जो है, ठीक है ना, जो गोदाम जो बनाए हुए हैं, वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, जो गोदाम जहां पे फसलें वगैरह रखी जाती है, एज प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, उनको क्या बना रखा उन्होंने, संग्रह करना, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है संग्रह, ठीक है ना, जहां पे उनकी सार संभाल रखी जाती है, ऐसे कुछ सेंटर बना रखे हैं, ऐसे कुछ गोदाम बना रखे हैं, किसके लिए, प्रोक्योरमेंट का मतलब संग्रह करने के लिए जो गोदाम बनाए हुए हैं, अंडर इट्स एपीएमसी एक्ट, किसके तहत, एपीएमसी एक्ट के तहत। मतलब मैं दोबारा बताता हूं, राजस्थान सरकार ने ये दबाव बनाया है, सेंटर के ऊपर दबाव बनाया कि आपने क्या कर रखा है, कुछ वेयर हाउस बना रखे हैं, और जिनमें संग्रह करते हो आप, किनका, फसलों का, ऑब्वियस सी बात है, और किस एक्ट के तहत, एपीएमसी एक्ट के तहत। एंड देयरफॉर, और इसलिए रिक्वायर्ड टू पे, और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको रिक्वायर है, जरूरत है, पे करने की, कीमत देने की, अब मार्केट फी, पैसा देने के, ठीक है ना, एक मूल्य चुकाने के, टू द स्टेट, राज्यों को। आपको क्या करना चाहिए, आपने स्टेट के अंदर क्या कर रखा है, एपीएमसी के तहत कुछ वेयर हाउस बना रखे हैं,
ठीक है ना, फसलों के संग्रह करने के लिए। आप हमें क्या दो, उनकी एक तरीके से फीस दो, ठीक है। ये कहा, ये किसने प्रश्न उठाया? राजस्थान सरकार ने उठाया। अब देखो आगे, मोदी साहब आए हैं, साहब बहुत टाइम बाद बोल रहे हैं मोदी साहब। मिस्टर मोदी हैज कैरेक्टराइज्ड, ठीक है ना। अब मोदी साहब क्या करते हैं? कैरेक्टराइज्ड करते हैं द आर्ग्यूमेंट्स एज मिसलीडिंग। उन्होंने क्या किया है? एकदम एक तरीके से कैरेक्टराइज्ड किया है, मतलब इशारा किया है, समझाया है, चित्रण किया है एक तरीके से। देखो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? आपका चरित्र चित्रण, ठीक है ना। तो उन्होंने एक तरीके से चित्रित किया है, किस चीज को बताया उन्होंने? आर्ग्यूमेंट्स को। ये जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं ना, तर्क वितर्क आ रहे हैं, एज मिसलीडिंग किए, तो क्या करें? मिसलीड कर रहे हैं। आया था ना न्यूज़पेपर में भी कि वो कहते हैं कि ये तो सब मिसलीडिंग है, मतलब आपको एक तरीके से क्या है? मिसलीड किया जा रहा है, आपको रास्ते से, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। ये मोदी साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि प्रोमाइजिंग दैट, वो ये वादा करते हुए, प्रोमाइजिंग दैट द एमएसपी सिस्टम विल कंटिन्यू, कि एमएसपी का जो सिस्टम है ना वो क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। दिस इज वेलकम। अब एडिटोरियल साहब कहते हैं स्वागत योग्य है, अगर आप कहते हो कि एमएसपी सिस्टम कंटिन्यू रहेगा और ये सब कुछ चीजें जो है ये मिसलीड कर रही हैं, तो आपकी बात का स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन द न्यू डिस्पेंशन, लेकिन जो ये नई जो व्यवस्था आप लेके आ रहे हो, डिस्पेंसेशन का मतलब होता है व्यवस्था, ये जो नया सिस्टम आप लेके आ रहे हो, कैन नॉट ब्रिंग चीयर टू स्मॉल फार्मर्स। छोटे जो किसान भाई हैं उनके चेहरे पे क्या नहीं आएगी? कोई खुशी किसी तरीके की नहीं ला सकता ये। हु फॉर्म द मेजोरिटी, अब देखो समझना आप, हु फॉर्म द मेजोरिटी, जो सबसे ज्यादा मात्रा में, हु फॉर्म, जो बनाते हैं मेजोरिटी, जो मेजोरिटी बनाते हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कैसे किसान भाई हैं? छोटे किसान भाई। सारे ही लैंडलॉर्ड नहीं है कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हो, छोटे छोटे किसान हैं, थोड़ी थोड़ी करके उनके पास जमीनें हैं। उनके बारे में बात कर रहा है एडिटोरियल कि उनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं आने वाली, जो क्या बहुत ही भारी मात्रा में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा उनकी संख्या है। एंड हुज एक्सेस लेवल टू मार्केट अंडर द एपीएमसी सिस्टम। अब देखो यहां पे, एंड हुज एक्सेस लेवल्स टू, देखो फिर आया ये एक्सेस टू। एक्सेस हर एडिटोरियल में आता जा रहा है, एक्सेस के साथ प्रेपोजिशन टू आ रही है। और उनका जो ये पर्टिकुलर एक्सेस है, उनका जो एक्सेस लेवल है, वो क्या कि वो कह रहा है सबसे ज्यादा मात्रा में है। और उनका जो एक्सेस लेवल, उनकी जो पहुंच है मार्केट में अंडर द एपीएमसी सिस्टम के तहत, उनकी जो मार्केट में जो पहुंच है, आर एट द रेट ऑफ 1 for an area of 434.48 स्क्वायर किलोमीटर ऑन एवरेज। एक एवरेज के तौर पे देखो मैं समझाता हूं, एपीएमसी के तहत, ठीक है ना, एक एरिया है, एक बाजार है, मार्केट का एक बाजार बना हुआ है, वो कितनी दूरी पर है? 434.48 स्क्वायर किलोमीटर। सीधा किलोमीटर मत काउंट कर लेना, स्क्वायर किलोमीटर पर एक मार्केट बना रखा है एपीएमसी एक्ट के तहत। और छोटे किसान भाइयों की पहुंच वहां तक है नहीं कि हर किसान भाई, हर एक छोटा किसान भाई इस स्क्वायर मीटर तक अपनी फसल को पहुंचा के, इस मार्केट तक अपनी फसल को पहुंचा के, वेल बिलो द रिकमेंडेशन, और जो रिकमेंडेशन किया हुआ है, जो अनुशंसा की हुई है ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स, एनसीएफ के द्वारा, जो राष्ट्रीय जो कमीशन बना हुआ है ना किसानों को लेकर, उन्होंने ये अनुशंसा दी हुई है कि एट वन मार्केट फॉर 18 स्क्वायर किलोमीटर, एक मार्केट की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? 80 स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए। और जो कि फिलहाल है कितनी? ये रही आपके सामने, इतनी 434.48। तो छोटे किसान भाइयों की वहां तक पहुंच ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? देयर इज एविडेंस ऑल्सो। अब देखो आप क्या कहता है, इस बात के भी प्रमाण है, एविडेंस है, दैट मेयर लिबरलाइजेशन डज नॉट लीड टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन न्यू मार्केट्स। इस बात के भी ये प्रमाण है हमारे पास कि केवल मात्र, मेयर का मतलब मात्र, लिबरलाइजेशन करने से, उदारीकरण करने से, डज नॉट लीड, कि ये किसको लीड नहीं कर सकते? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन न्यू मार्केट्स, कि खाली इनसे है ना निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा संभव है क्या? ऐसे परिणाम नहीं दिखते। मैं समझाता हूं, मतलब एडिटोरियल कहता है कि वो सरकार को बोलता है कि आप लिबरलाइजेशन कर दोगे, उदारीकरण कर दोगे, और फिर आप ये समझते हो ना कि इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा नए मार्केट में, तो ऐसा इतनी जल्दी संभव नहीं है। ये कहीं इस तरीके को, निजी निवेश को कहीं बढ़ावा मिलेगा, ऐसा नहीं है। इस बात के ऐसे कोई प्रमाण है क्या? ठीक है ना, तो ये कहता है कि ये सारी चीजें क्या है, देखो इसमें क्या, डज नॉट लीड, ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंस यहां से बनाइए, ठीक है ना। तो इन चीजों के कोई परिणाम है ही नहीं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ऐसे करवाने से और कहीं ना कहीं इस तरीके से उदारीकरण करने से प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है इसका मार्केट में पहुंच बनेगी, ठीक है ना। आगे देखो, व्हेन
बिहार रिमूव्ड द एपीएमसी सिस्टम। जब बिहार ने एपीएमसी सिस्टम को क्या किया था, रिमूव किया था, पास्ट की बात कर रहे हैं, रिमूव किया था, मार्केट्स सफर्ड लॉस ऑफ फी रेवेन्यू। जो मार्केट्स थे, जो बाजार थे, उन्होंने वो क्या हो गए, सफर हो गए एक तरीके से। किस चीज से सफर हुए भाई, राजस्व घाटा हो गया उन्हें। फी रेवेन्यू का मतलब क्या, उन्हें राजस्व घाटा हुआ, इससे भी वो पीड़ित हुए। सफर का मतलब पीड़ित हुए, ठीक है ना। उन्हें किस चीज का घाटा हुआ, फी रेवेन्यू का, राजस्व का उनको घाटा हुआ, ठीक है। विद नो सिग्निफिकेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर, और कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट का मतलब कोई महत्वपूर्ण ऐसा क्या नहीं हुआ, कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ उस सेक्टर में। कौन से सेक्टर में, कौन से सेक्टर की बात हो रही है, इन द सेक्टर, अरे भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है ना। तो बिहार ने ये काम करके देखा हुआ, एपीएमसी सिस्टम हटाया था, और उनको फी रेवेन्यू मतलब राजस्व घाटा तो हुआ, जो हुआ वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कोई ऐसा विशेष, कोई सिग्निफिकेंट प्राइवेट कोई इन्वेस्टमेंट भी उनको इस क्षेत्र में नहीं देखने को मिला, ठीक है ना। तो इफ द सेंटर्स इंटेंट बनाए, इंटेंशन होता है ना, वही है यहाँ पे। अगर सरकार की ये इंटेंट है, ये उनका इरादा है, ठीक है ना, टू स्ट्रेंथन कंपटीशन, कि वो क्या करे, इस कंपटीशन को मजबूत करने का उनका इरादा है, इट शुड मैसिवली फंड। अब देखो एडिटोरियल यहां पे अपनी सलाह देता है कि इट शुड, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मैसिवली फंड, बहुत ही भारी मात्रा में क्या करना चाहिए, फंड करना चाहिए, पैसा देना चाहिए, द एक्सपेंशन, बढ़ाने के लिए, ऑफ द एपीएमसी मार्केट सिस्टम। आप एपीएमसी मार्केट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए क्या कीजिए, खूब सारा फंड दीजिए, ठीक है ना। रिमूविंग ट्रेड कार्टल्स, बहुत अच्छी चीज आई है। और आप किनको हटाइए, ट्रेड कार्टल्स को हटाइए। ट्रेड कार्टल्स का मतलब देखो होता है, कार्टल का मतलब आप समझे यहाँ पे, कार्टल का मतलब होता है संगठन। कार्टल का मतलब क्या होता है, संगठन। देखो आप, मैं आपको सिंपल सा देता हूँ, हम किसी बार्बर नाई की शॉप में जाते हैं तो उन्होंने एक पर्चा साइड में लगा रखा होता है, उस पर एक तरीके से लिखा होता है कि भाई हेयर कटिंग, नॉर्मल हेयर कटिंग के इतने रुपए है, ठीक है ना। अगर थोड़ा आप डिजाइनर प्रोजेक्ट करवाओगे, ठीक है ना, बालों को टेढ़ा मेढ़ा करवाओगे तो इतने रुपए, शेविंग के इतने, ठीक है ना, अगर फॉर्म के साथ करवाओगे तो इतना, ठीक है ना, अगर आप थ्रेडिंग करवाते हो तो इतना, ऐसे ऐसे पैसे वहां पे मेंशन किए होते हैं। संगठन ऊपर लिखा रहता है, ठीक है ना, कि ये हमारा संगठन बना हुआ है। उस संगठन से बाहर जाकर ना तो वो कोई उससे कम पैसा ले सकता, ना उससे कोई ज्यादा पैसा ले सकता। तो यहाँ वो तो चीज क्या है, चलो बार्बर्स पे वो तो एक बहुत ही छोटी चीज हो गई, वहां पे वो चीज है ना इतने मायने नहीं रखती। किसानों के साथ क्या है, ये खिलवाड़ हो सकता है कि अगर मान लो इन्होंने क्या किया, व्यापार में कार्टल्स बना लिए, जो निजी लोगों के हाथों में जब ये सत्ता जाएगी ना, जब वो अपने हिसाब से काम करेंगे, तो इस बात का भी डर है कि वो क्या कर लेंगे, एक संगठन बना लेंगे, और वो कहेंगे कि हमें किसानों से कोई भी फसल, मान लो कोई भी गेहूं है, चना है, बाजरा है, हम ये फसल इस कीमत से ज्यादा का पैसा उनको देंगे ही नहीं। तो अब बेचारा किसान कहां जाएगा। हिंदुस्तान में कहीं भी चक्कर काट लेगा, सब जगह पे इनका संगठन होगा, वो जहां भी जाएगा संगठन ने एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड कर रखा होगा कि हम इस चीज के 10 रुपए से ऊपर नहीं देंगे। तो फिर वो किसान कहां जाएगा, उसे तो उसी पैसे में अपनी अपनी फसल जो बेचनी पड़ेगी ना। तो ये घाटा है। तो सरकार को ये सलाह दी जाती है एडिटोरियल के थ्रू कि आप क्या करो, रिमूव करो इन ट्रेड कार्टल्स को, इन संगठनों को, एंड प्रोवाइडिंग फार्मर्स गुड रोड्स, और आप किसानों को गुड रोड्स प्रोवाइड करवाओ। लॉजिस्टिक ऑफ स्केल, ठीक है ना। लॉजिस्टिक ऑफ स्केल का मतलब यहाँ पे देखो किस हिसाब से मतलब बनाता है कि आप क्या करो, संचालन के जो तरीके हैं, लॉजिस्टिक का मतलब जो लॉजिकली तरीके से जो स्केल है, जो आपका संचालन का जो तरीका है, इसको आप क्या करो, थोड़ा और बढ़ाओ। एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, और किसानों को एकदम सही समय पर हर चीज की क्या दो, सूचना दो, ठीक है, तब फायदा होगा। रेदर देन, बजाय किसके, ऑप्ट फॉर हैवी सेंट्रलाइजेशन, बजाय किसके, ऑप्ट, आप क्या करते हो, ऑप्टिमाइजेशन करते हो, मतलब क्या ले लेते हो, हैवी सेंट्रलाइजेशन, भारी मात्रा में आप सेंट्रलाइजेशन कर रहे हो, निजीकरण कर रहे हो। द एम्फेसाइज शुड बी ऑन, जो दबाव डाला जाना चाहिए, एम्फेसाइज प्रभाव डाला जाना चाहिए, शुड बी होना चाहिए, ऑन एम्पावरिंग फार्मर्स, आप क्या करो, ताकत दो किसानों को, थ्रू स्टेट फार्मर्स कमीशन रिकमेंडेड बाय द एनसीएफ। एनसीएफ के द्वारा जो रिकमेंड किया गया है, स्टेट फार्मर कमीशन के द्वारा जो रिकमेंड किया गया है ना, उसके द्वारा किसानों को तो आप ताकत दो, और ज्यादा ताकत दो उन्हें, ठीक है ना। और क्या ना करो, इतना सेंट्रलाइजेशन, इतना भारी मात्रा में सेंट्रलाइजेशन करने की आपको क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। टू ब्रिंग अबाउट अ स्पीडी गवर्नमेंट रेस्पॉन्स, और टू ब्रिंग अबाउट, देखो फिर ब्रिंग अबाउट आ गया, टू ब्रिंग अबाउट, और क्या करना, प्रक्रिया में शामिल कर लो, क्या शामिल कर लो, स्पीडी गवर्नमेंट रेस्पॉन्स, बहुत ही तेज सरकार का रेस्पॉन्स टू इशू, जो भी मुद्दे हैं किसानों से संबंधित, जो भी मुद्दे हैं उन पे आप जल्द से जल्द रेस्पॉन्स देना शुरू कर दो, ठीक है ना। उन्हें जवाब दो किसानों को, किसान ही है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। विदाउट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, बिना किसी, ठीक है ना, बिना किसी भी संस्थागत व्यवस्थाओं के, बिना किसी संस्थागत व्यवस्थाओं के, लेसेज फेयर, लेसेज फेयर ये एक फ्रेज है, ठीक है ना, लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ होता है आर्थिक सिद्धांतों की नीति,
ठीक है ना, लेसेस फेयर। बिना किसी संस्थागत व्यवस्थाओं के आप जो ये नीतियां बनाते हो ना, कैसी नीतियां, आर्थिक जो नीतियां बनाते हो, ये जो पॉलिसी बनाते हो, नीतियां बनाते हो, में हार्म, नुकसान पहुंचा सकती है लैक्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड स्मॉल फार्मर्स, लाखों की संख्या में असंगठित जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो छोटे छोटे किसान भाई हैं, उनको क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। आप जो भी ये व्यवस्थाएं, बिना कोई संस्थागत व्यवस्था यहां बना ही नहीं रहे। देखो हर पर्टिकुलर हर जगह पर एक व्यवस्था होती है, संस्था बनी रहती है। आप बैंक में जाओगे तो उनका एक ढांचा बना रहता है, ठीक है ना, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, हर जगह पे आपको एक संस्था मिलती है, व्यवस्था मिलती है। वो व्यवस्था आपको किसानों के लिए करनी चाहिए। और अगर उसके बिना आप अगर कोई भी पॉलिसी को लागू करते हो, कोई आर्थिक सिद्धांतों की नीति लाके लागू कर दोगे, तो इससे छोटे किसानों को क्या होगा, हमेशा ही नुकसान उठाना पड़ेगा। बड़े किसानों को इतना फर्क फिर भी नहीं पड़ेगा। हु हैव बीन रिमार्केबली प्रोडक्टिव, जो क्या रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो क्या रहे हैं, रिमार्केबली का मतलब मुख्य तौर से प्रोडक्टिव रहे हैं, उत्पादक, ठीक है ना, प्रोडक्टिव, जो बहुत जबरदस्त उत्पादक रहे। उत्पादक का मतलब उन्होंने काम किया अपना, ठीक है ना, रिमार्केबली का मतलब बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, एंड शोर्ड अप, और शोर्ड अप का मतलब उन्होंने मजबूती दी। शोर्ड अप का मतलब होता है उन्होंने मजबूती दी द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी को, ठीक है ना। इवन ड्यूरिंग अ पेंडेमिक, इस वैश्विक महामारी के दौरान भी इन किसान भाइयों ने क्या किया था, हमारे अपने उत्पाद ये लेके आए, ठीक है ना, और इन्होंने मजबूती दी। मतलब इस पूरे समय के दौरान, इस पेंडेमिक के दौरान सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो किसने किया है, हमारे किसान भाइयों ने किया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना रखें। जितना आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे उतना ही बच्चों को इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू, बाय बाय।